पिछले जन्म में मेरी तपस्या के समय मुझ पर किसी ने छिपकर वार किया था। सौभाग्य से मेरी आत्मा ने आकाश को चीर दिया और अचानक मैं जियांगजो में पुनर्जन्म ले लिया, इसी नाम के एक युवक के शरीर में। पता चला कि पिछले जन्म का ये फान एक बहुत ही प्यारा लड़का था, लेकिन उसने पूरे जियांगजो को मोहित कर देने वाली वू जिंग्याओ से शादी कर ली। इसलिए जियांगजो के अमीरों की आंखों की किरकिरी बन गया। वो परिवार में किसी ने भी ये फान की जान की परवाह नहीं की, बल्कि इसने मुझे पुनर्जन्म का मौका दिया। जू जुनई, ये सब तुम्हारी ही देन है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊंगा? आज से आगे तुम ही मेरा सब कुछ हो। जिन्होंने मेरा अपमान किया उनसे 10 गुना 100 गुना वसूल लूंगा। जो कृपा तुमने दिखाई मैं 10 गुना 100 गुना लौटाऊंगा। जो काम तुम नहीं कर सकते मैं करूंगा। अभी सबसे जरूरी काम है तुरंत अभ्यास करना। ये शरीर संघर्ष सहन नहीं कर सकता। पृथ्वी पर ऊर्जा इतनी कम है। इस तरह से गिना जाए तो मुझे पृथ्वी पर एकमात्र साधक होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर मैं और अधिक कठिन अभ्यास करूं तो पृथ्वी पर अजेय बन सकता हूं। ऐसे माहौल में लगता है सिर्फ 9 ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी रिफाइनमेंट आर्ट ही सीखना होगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाला क्या मर गया? अरे ये तो मेरी साली वू शिवन है। वो परिवार के सभी युवा सदस्यों में जो मुझे सबसे ज्यादा तुच्छ समझता है। हर बार मुझसे मिलता है या तो ताने मारता है या फिर व्यंग्यात्मक बातें करता है। परंपरा के अनुसार तुम्हें मुझे जीजाजी कहकर बुलाना चाहिए, और तुम हो एक नम भोजन खाने वाले प्यारे बच्चे। तुम्हें मेरा जीजा कहने का अधिकार भी कहाँ है? पता नहीं मेरी बहन ने क्या सोचा था कि तुम जैसे आदमी से शादी कर लेगी। अगर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सिखाया नहीं है इंसान की बुनियादी शिष्टता, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी उनकी तरफ से तुम्हें सबक सिखाने में। मैंने इतनी डरावनी नजरें कभी नहीं देखी। बाहरी लोगों पर गुस्सा करने वाले दादा भी इतने डरावने नहीं थे। क्या ये सच में वही ये फान है जिसे मैं जानती थी? शायद ये सिर्फ एक भ्रम है। कमजोर ये फान। आज रात जेशाओ वे कराओके गाने जा रहे हैं। मेरी माँ को मेरा अकेले जाना ठीक नहीं लगता, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। इसलिए मां जिंग्याओ के साथ राजधानी जाएगी। उन्हें मेरे घायल होने का पता नहीं है, इसलिए तो पूरा वो परिवार मेरी चोट की परवाह नहीं करता। असली वो ली जिंग्याओ है और मां हेलिंग घर पर नहीं है। वे पूरे वो परिवार में उन गिने चुने लोगों में से हैं जो मुझे इंसान समझते हैं। बस एक डंडा पड़ा है और अभी तो तुम बिल्कुल ठीक हो। इतनी छोटी सी बात क्या माँ और दीदी को बताने की जरूरत है? तुम्हें कैसे पता कि मुझे डंडे से मारा गया? मैं अनुमान लगाता हूं। सही है, मैंने अनुमान लगाया था। उसकी ऐसी हालत देखकर भले ही उसने इसमें भाग न लिया हो, लेकिन निश्चित रूप से इस मामले से उसका संबंध तो है ही। अगर पहले की बात करें मैं उसे मिटा दूंगा, लेकिन वो जिंग्याओ के सम्मान के लिए अभी इस पर चर्चा नहीं करते। बेहतर है कि तुमने अनुमान लगाया हो। हाँ, आज रात रॉयल कराओके रूम। हम प्रवेश द्वार पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। आखिरकार मैंने आधार निर्माण चरण में प्रवेश कर लिया है। लगता है अब और अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता है। इस बार आत्मा संग्रहण मंडल अनिवार्य है। सात बजने में अभी 2 घंटे शेष हैं। चलो बाहर घूमकर आते हैं। यहां आध्यात्मिक ऊर्जा सघन है। कितना सुंदर ध्यान स्थल है। ये प्यारा सा प्राणी कहां से आया?
हानलिन रिहायशी इलाका, गुआनशान झील। ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। चीन में फायांस पर कड़ा नियंत्रण है, फिर भी उनके पास इतने सारे हथियार हैं। ये बुजुर्ग आम इंसान नहीं लगता। दिखावा कर रहे हो? अरे लैन लैन, तुम क्या कर रहे हो? दादाजी, उसने हमारी नियमित प्रैक्टिस जगह पर कब्जा कर लिया है। मैं उसे भगा कर आता हूं। गुआनशान झील इतनी बड़ी है, हम बस जगह बदल लेते हैं। याद रखना, ताकत का इस्तेमाल कमजोरों को दबाने के लिए नहीं करना चाहिए। चलो। दादाजी, मैंने पूरे 10 साल अभ्यास किया है, फिर भी आंतरिक ऊर्जा को बाहर कैसे नहीं छोड़ पा रहा? लान लान, दादाजी ने पूरे 60 साल अभ्यास किया, फिर भी बस सतह छुपाए, आंतरिक शक्ति बाहर निकालने की सीमा। तो क्या मैं इस जन्म में कभी सीख नहीं पाऊंगा? अच्छे बच्चे, आत्मविश्वास रखो। दादाजी को जवानी में चोट लगी थी, नहीं तो वो पहले ही सीख चुके होते। तुम्हारी प्रतिभा दादाजी से ज्यादा है, बस लगातार अभ्यास करो। 10 साल और अभ्यास करो, जरूर सफल होगी। फिर भी 10 साल? बेवकूफ लड़की, अभी से हार मान ली। महान गुरु चेन दाओलन को जानती हो? जानती हूं, वो मेरा आदर्श है। 25 साल की उम्र में डेब्यू किया, डेब्यू करते ही ग्रैंडमास्टर बन गए। वो सबसे कम उम्र के मार्शल आर्ट्स ग्रैंडमास्टर हैं। तुम भी ग्रैंडमास्टर चेन को जानते हो, उन्होंने 30 साल की उम्र में महारत हासिल की। सोचो तो, 10 साल बाद तुम कितने साल के होगे? 27 साल की। बस उससे 2 साल बाद। नहीं नहीं, मुझे अभी और मुक्केबाजी प्रैक्टिस करनी है। दादाजी, तुम क्या देख रहे हो? इतनी गहरी एकाग्रता। लैन लैन, उस छोटे भाई की सांस देखो, बस सांस ले रहा है। इसमें देखने जैसा क्या है? दादाजी, ये जादू है। अद्भुत प्रतिभा। ये तो अद्भुत प्रतिभा है। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? वो प्रतिभाशाली है, मैंने ग्रैंडमास्टर चेन को देखा है। सांस लेना और छोड़ना। ये भाई, सांस छोड़ते समय निकलने वाली सफेद धुंध ग्रैंडमास्टर चेन से 5 गुना अधिक लंबी है। इसका मतलब है कि उनकी क्षमता ग्रैंडमास्टर चेन से भी अधिक है। ये कैसे संभव है? ग्रैंडमास्टर चेन मेरे आदर्श हैं, उसने निश्चित ही कोई भ्रम पैदा करने वाला तरीका अपनाया है। नहीं, मैं उसकी चाल का भंडाफोड़ करने जा रहा हूं। पुरुष, आज ये देवी तुम्हारी तीनों टांगें तोड़ देगी। तुम हानलिन रिहायशी इलाके में कैसे घुस आए? तुम यहां कैसे आ गए? मैं यहां का मालिक हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं कैसे आया? क्या संयोग है? मैं भी यहां का मालिक हूं, तुम जैसा HEITAC होकर। ये जियांग जो है, यहां की संपत्ति की कीमतें सबसे ज्यादा हैं। तुम एक आदमी हो, शायद यहां का एक शौचालय भी खरीद नहीं सकते। मैं खरीद सकता हूं या नहीं, इसका तुमसे क्या लेना देना? और फिर जब भी मैं खरीदना चाहूं, यहां के घर मैं सारे खरीद सकता हूं। पागल, सोचा नहीं था कि इतना घमंडी भी है। सबक नहीं सिखाऊंगा, तुम्हें हमारे अंतर का पता नहीं। अंतर? तुम लोग मुझसे अंतर की बात करने लायक भी हो? लान लान, सावधान। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास बंदूक है? इससे मुझे क्या फायदा? यह एहसास मुझे पहले एक बार हुआ था। वो तब था जब मैं चेन दाओ लिंग के सामने था, ग्रैंडमास्टर चेन के सामने। क्या ये लड़का, ये तो वास्तविक गुरु स्तर का व्यक्ति है। अगर ऐसा है तो पूरा जियांगजो हिल जाएगा। भाई, यह एक गलतफहमी है। मैं घुटने क्यों टेकना चाहता हूं? यह भी एक धोखा है। दादाजी मेरा साथ देते हैं, इस ढोंगी से क्या डरना? घमंडी, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम गोली से तेज हो सकते हो? मूर्ख। आंतरिक ऊर्जा का बाहरी प्रक्षेपण। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? वो आंतरिक ऊर्जा का बाहरी प्रक्षेपण कैसे कर सकता है? लान लान, महान गुरु के प्रति अनुचित व्यवहार मत करो। दादाजी, क्या वो सच में ग्रैंडमास्टर के स्तर तक पहुंच गया है? अदृश्य शक्ति से दूर से वार करना, यह आंतरिक ऊर्जा का बाहरी प्रक्षेपण ही तो है।
अगर महान गुरु ने अभी बाहरी बल का प्रयोग नहीं किया होता और उनकी बाहों के एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर नहीं मारा होता, बल्कि आपके हृदय के महत्वपूर्ण बिंदु पर वार किया होता, तो क्या आप जीवित बच पाते? गुरुजी, ये छोटी पोती मेरे प्यार में बिगड़ गई है। अभी गुरुजी का अपमान हो गया। गुरुजी नाराज ना हो। कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गुरुजी को आपत्ति ना हो तो क्या आप मेरे घर आने का कष्ट करेंगे? मुझे मेहमान नवाजी का मौका दें। आपको आंतरिक चोट लगी है। 5 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। अब तक जीवित कैसे हैं? गुरुजी, आपको मेरी चोट का कैसे पता चला? जवानी में मुझे भी आंतरिक चोट लगी थी। 5 साल पहले फिर से बढ़ गई थी। मैंने दुनिया भर के मशहूर डॉक्टरों को ढूंढा, लेकिन ये बीमारी जड़ से खत्म ही नहीं होती। गुरुजी ने बस मेरी तरफ एक नजर देखा और मेरी बीमारी को पहचान लिया। आप सच में दिव्य चिकित्सक हैं। दिव्य चिकित्सक तो नहीं, बस थोड़ा बहुत ज्ञान है। गुरुजी, आप बहुत विनम्र हैं। महाराज जैसे, जो पहले ही ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं और जिनके पास गहन चिकित्सा ज्ञान है, ऐसा अद्वितीय प्रतिभाशाली वास्तव में दुर्लभ है। ये खबर प्राचीन मार्शल दुनिया में पहुंचते ही पूरी तरह से हलचल मच जाएगी। अगर ऐसे युवा गुरु से मित्रता हो गई, हमारे शिया परिवार की वर्तमान समस्या शायद आसानी से हल हो जाएगी। क्योंकि तुम्हें पहले से पता है मेरे दादा को आंतरिक चोट है, तो तुम्हारे पास उन्हें ठीक करने का उपाय जरूर होगा। ठीक करना तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल ठीक नहीं है। ये क्यों नहीं हो सकता? हम कोई भी कीमत चुका सकते हैं। गुरुजी, सच कहूं तो हमारे शिया परिवार के पास कुछ दवा की दुकानें हैं, भले ही हमारे पास ना हो। जियांगझोउ के इस छोटे से इलाके में इस बूढ़े की बात का थोड़ा बहुत असर होता है। अगर ऐसा है तो तुम लोग शोवू और दानशेन की तैयारी करो। हुआंग जिन, गेपू, बानसू, हुआंग जिन, जियुपू, बानमाओ और साथ ही गैंडे का सींग। बेहतर होगा अगर दवा की उम्र ज्यादा हो, इलाज का असर और अच्छा होगा। जड़ी बूटियां तैयार करने में समय लगेगा। कृपया गुरुजी, मेरे घर चलें। मुझे मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। मुझे कुछ काम है। कुछ दिनों में मैं आपसे मिलूंगा। गुरुजी का समय कीमती है। मैंने अशिष्टता कर दी। छोटा है, गुरुजी को विदा करो। बुजुर्ग शिया हैं। कॉमरेड, गुरुजी आ गए हैं। मैं वो शिवन बोल रहा हूं। हम अमीरों की पार्टी है। तुम अपने साधारण जीजा को क्यों बुलाया? इससे हमारी शान घटती है। बिल्कुल सही। क्या ऐसे मौके पर उसके बस की बात है? उसके बस की नहीं है। उसकी पत्नी से बिल चुकवा लो। आखिर वो दूसरों पर निर्भर रहता है। यह कोई नई बात नहीं है। तुम सब थोड़ा कम बोलो। भले ही मेरी इज्जत ना करो, लेकिन शिवानी की इज्जत तो करो। देखो, इसे कहते हैं शानदार व्यक्तित्व। जय साहब, यही तो है असली उदारता। ये तो ड्रैगन का बेटा ड्रैगन ही होता है, फीनिक्स का बेटा फीनिक्स ही होता है, और चूहे का बच्चा। ये कहावत सचमुच सही साबित होती है। वो मेरा बहनोई नहीं है। मेरा ऐसा कोई परजीवी नहीं है। प्यारी बहनोई। बहुत अच्छा कहा शिवन। उस किस्म का आदमी तुम्हारे वो परिवार में आने लायक ही नहीं है। केवल जैक साहब ही तुम्हारी बहन के पति के सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। लियू मानशिव, तुम थोड़ा कम बोलो। क्योंकि सब लोग आ चुके हैं, तो हम अंदर चलते हैं। ठीक है। श्रीमान जिया, व्यक्ति को पहुंचा दिया गया है। उन्होंने मेरा कार्ड भी ले लिया है। मुझे आपको एक बात बतानी है। अभी चेन और यांग परिवार के युवाओं ने गुरुजी का अपमान किया। कौन सा चेन या यांग परिवार? वे सब तो हमारे शिया परिवार के वफादार कुत्ते हैं। तुम दरवाजे पर प्रतीक्षा करो। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति गुरुजी का अपमान करने की हिम्मत करे, तुम हस्तक्षेप करना। उन बुरे लोगों को गुरुजी के हाथ गंदे करने मत दो। जी। तो तुम्हें रहने की जगह चाहिए, तो हमारे पास पहाड़ी पर एक और घर है। क्या? क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शियालान, मैंने दादा से सुना। क्या वो फ्लैट तुम्हारी दहेज नहीं है? क्योंकि वो मेरा घर है। मैं इसे जिसे चाहूं दे सकती हूं। मैं उसे किसी को भी दे दूंगा। क्या मैं तुम्हारे रास्ते में आ गया हूं? अगर सच में तुम्हारे रास्ते में आ गया हूं, तो तुम हानलिंग परिवार से बाहर निकल जाओ। कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। ये घर तुम खुद ही रहने के लिए रख लो। हमारा रिश्ता अभी इतना गहरा नहीं हुआ है। तू क्या तू? हम बात कर रहे हैं, तू बीच में क्यों बोल रहा है? अगर तू फिर बीच में बोला, तो मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा।
क्या तू सच में शादीशुदा है? वो परिवार जियांग जोऊ का बड़ा परिवार नहीं है। क्या तुझे ऐसा नहीं लगता? वो जिंग्याओ तुम्हारे लायक नहीं है क्या? तुमने लान लान की बात भूल गए। हमें बीच में न बोलने दो। शिया लान ने मेरी बहन का अपमान किया। चेन जी ने न सिर्फ मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि मुझे जवाब देने भी नहीं दिया। बहुत घिनौना है। मैं पहले उसे पसंद कैसे करती थी। ऐसा इंसान, अगर शादी सिर्फ बराबरी के लिए हो, बस बराबरी के मकसद से हो, तो दुनिया में प्यार ही नहीं बचेगा। मैंने कभी नहीं सोचा कि जिंग्याओ मुझसे कम है, बल्कि उल्टा। मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। अब से मैं उसे पूरा पूरा मुआवजा दूंगा। मैंने सीख लिया। बहन वू, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। ठीक है, सभी जड़ी बूटियां तैयार हैं। गुरुजी, आप कभी भी लेने जा सकते हैं, तो मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगी। मैं चलती हूँ। ठीक है। वो परिवार वाकई बहुत भाग्यशाली है। अब उनका उदय होने वाला है। लान लान, मैं तुम्हें विदा करने आया हूँ। कौन है वो जिंग्याओ की बहन? मेरे बड़े भाई के साथ शराब पीने आओ। शराब पीकर उधम मचाना है क्या? दूर हो जाओ। यह वो जगह नहीं है जहां तुम आ सकते हो। आज मेरी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन है। अगर यहाँ तोड़फोड़ हुई तो मेरी इज्जत का क्या होगा? तुम अपने आप को कौन समझते हो? तू मेरे सामने हाथ पांव हिलाने के काबिल भी है? उसके पापा वानहाओ ग्रुप के चेयरमैन हैं, झाओ वानहाओ। अगर समझ नहीं आ रहा तो बाहर जाकर पूछ ले। झाओ वानहाओ। सोचा कौन है? ये तो कियांग भाई का एक कुत्ता है। कियांग भाई, जियांग जो में जो खुद को भैया कहलाने का दम रखता हो। क्या वह सुन हाओ कियांग ही है? वो तो जियांग जो का भूमिगत सरगना है, जिसकी काली और सफेद दुनिया में समान पकड़ है, जिसके पास अमाप संपत्ति है, एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति है। छोटे, तुम कहते हो क्या मैं यहां आ सकता हूं या नहीं आ सकता? सब गलतफहमी है। आज मेरी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन है, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं मेरे पिता का सम्मान करें। तुम क्या करना चाहते हो? तू जीना नहीं चाहता क्या? क्या तुझे पता नहीं है कि क्यों भैया कि जियांगजो में कितनी ताकत है? ये साली मेरी सुरक्षा की चिंता कर रही है। बस एक छोटा सा गुंडा है। बिना झूठ बोले तेरी मौत हो जाएगी क्या? चुपचाप यहां बैठो। जैकी साहब को आने दो। कौन हो तुम? कैसे हिम्मत हुई क्योंक भाई के इलाके में उपद्रव करने की? क्या जान से प्यार नहीं है? हम क्योंक भाई के आदमी हैं। और तुम कौन हो? मेरे पापा हैं चेन जिनलोंग। मैं हूं चेन जैकी। चेन जिनलोंग, मैं तुम्हारे पिताजी के साथ कई बार खाना खा चुका हूं। तुम्हारे पिताजी के सम्मान के लिए तुम जा सकते हो। भैया, आज मेरे दोस्त का यहां जन्मदिन है। अगर किसी बात से नाराजगी हुई हो तो मेरे दोस्त की तरफ से माफी मांगता हूं। बड़े भाई से माफी मांगता हूं। उम्मीद है बड़े भाई दया दिखाएंगे। मैं पहले पीकर आदर दिखाता हूं। अभी वो औरत बोली, मैं समझदार नहीं हूं, वरना आज रात उसे मेरे साथ शराब पिलाओ। ये बात खत्म करो। दादा, दफा हो। अगर फिर बकबक की तो तेरे हाथ काट दूंगा। दादा, यही वो लड़की है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। यह वो जिंग्याओ की बहन है। वो शिवन है ना? बस तुम मेरे साथ क्यों भाई से मिलो। मैं तुम्हारे इन दोस्तों को छोड़ दूंगा। वैन वैन, तुम मुझे मरता हुआ नहीं छोड़ोगे, है ना? तो क्या तुम मुझे मरने के लिए छोड़ दोगी? शिवन, इतना गंभीर नहीं है। बस भैया जियांग के साथ कुछ पैग लगाने का मौका मिला है। बहुत से लोग भैया जियांग से मिलना चाहते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते। हाँ बिल्कुल सही कहा। मैं तो भैया जियांग के साथ एक पैग और लगाना चाहता हूँ, लेकिन भैया जियांग मुझे नजरअंदाज कर देते हैं। शिवन, बस कुछ पीने की बात है। शायद मैं मेरी साली को शराब पिलाने दो। वो सुन हाओ कियांग, क्या तुमने मेरी अनुमति ली? तुम फिर कौन हो? वो इंसान जिसे तुम चिढ़ा नहीं सकते। ये फान, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम नहीं जानते कि वो कौन है? ये फान, तुम खुद मरना चाहते हो? तुम हमें अपने साथ मत घसीटो। भैया, वो तो एक पागल आदमी है, तुम उसके जैसा मत बनो। वो शिवन, क्या तुम हमें मरवाना चाहते हो? तभी तुम्हारा मन मानेगा। मैं तो तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। क्या अब तुमने उनका असली चेहरा देख लिया? वो शिवन, हम तुम्हारी मुलाकात भाई की आंख से करवाते हैं। क्या हम तुम्हारा बुरा करना चाहते हैं? आगे चलकर जब तुम सफल हो जाओगे, तुम्हारे वो परिवार का नाम ही रोशन होगा। तो तुम उसके साथ शराब क्यों नहीं पीने गए? बेबुनियाद बहस कर रहे हो। छोटे, मैं तुमसे पंगा नहीं ले सकता। तुम बहुत घमंडी हो। मैं घमंडी हूं या नहीं, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। ये फान, जल्दी हटो। बस इतना ही। तो तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने अभिमानी हो, लेकिन जल्दी खुश मत हो। बहुत बकवास कर रहे हो। मैंने तुम्हें सम्मान दिया। सब क्या देख रहे हो? उसे मार डालो।
उसे मारो, भारी इनाम मिलेगा। मेरे बड़े भाई को मारने की हिम्मत। बस इतनी ही औकात है, मुझे मारने की सोच रहे हो? छोकरे, हिम्मत है तो भागना मत। भैया जी तुरंत आ रहे हैं। अच्छा, तो मैं इंतजार करके देखता हूं। मैं तो देखना ही चाहता हूं। मेरी साली पर बुरी नजर रखने वाला वो निकम्मा आदमी दिखता कैसा है? वो तो भेड़ की खाल में भेड़िया निकला। शिवानी, तुमने हमसे बड़ी छुपाई की। सोचा न था तुम्हारा जीजा इतना तगड़ा है। मैं भी ये फान को नहीं जानती। इतना शक्तिशाली है क्या? क्या यह वही है जो मछली मारने से भी डरता था? मेरा प्यारा जीजाजी। वैन वैन, पहले मैंने गलती की थी। मैं बाद में दावत देकर माफी मांगूंगा। क्या अब आप अपने जीजाजी को? पहले यहां से चलते हैं, जल्द ही भैया आ जाएंगे। ये फान, क्या हम पहले चलें? जैसे ही वो अंदर आया, तुमने सुना ना, उसका निशाना तुम नहीं थे, बल्कि तुम्हारी बहन थी, वू जिंग्याओ। चूंकि यह मामला तुम्हारी बहन से जुड़ा है, तो अगर मैं इसे साफ नहीं करती, तो मैं नहीं जाऊंगी। तुम लोग जाओ, वो तुम्हें नहीं रोकेगा। तुम नहीं जाते। मैं नहीं जाती। मैं यहां तुम्हारे साथ हूं। वो मेरी बहन है, मेरी जिम्मेदारी है उसकी मदद करना। छोटे, तुम वो जिंग्याओ हो, ढाल बनाने के लिए लाया गया। वो प्यारी सी लड़की घर जमाई। तुमने मेरी जांच की, ढाल बनाने के लिए। कोई आश्चर्य नहीं, वो जिंग्याओ ने पिछले जन्म के इरफान से शादी की। मैंने तुम्हारी पत्नी की जांच की थी, तुम तो बस रास्ते में आ गए। यह उम्मीद नहीं थी, तूने अपनी असली ताकत छुपा रखी है। तू चाहे कितना भी ताकतवर हो, क्या तू गोली से भी तेज हो सकता है? बच्चे, खुला हमला बचा जा सकता है, छुपा हुआ वार नहीं। हाँ, तेरे जैसे बुरे इंसान के साथ ये सचमुच बचाव करना मुश्किल है। तुम मौत को बुला रहे हो। बहुत अच्छा, चलो ये देखने की शर्त लगाते हैं। देखते हैं कि पहले मैं मरता हूं या तुम पहले मरते हो। तुम्हारी मेरी पत्नी पर बुरी नजर है, तो फिर अभी प्राण शक्ति से निर्णय लेते हैं। तुम्हारे आसपास के मुख्य बिंदुओं पर दबाव डाला गया है। इस तरह तुम तुरंत नहीं मरोगे, 7 दिनों के भीतर अचानक मर जाओगे। आधुनिक चिकित्सा भी मृत्यु का कारण नहीं खोज पाएगी। सुन हाओ कियांग, तुम सिर्फ मेरी बहन को धमकाने के लिए हो। वो बस एक प्यारा सा घर जमाई है, तेरे किसी काम का नहीं। बस तू उसे छोड़ दे, मैं तुरंत अपनी बहन को फोन करूंगी। बहनोई, अगर तुम मुझे मुश्किल से निकालना चाहती हो, तो अपने जीजाजी को इतना भी नीचा ना दिखाओ। लेकिन वो उतनी कठोर नहीं है जितनी मैंने सोचा था। जाहिर है, तुम्हारा जीजा लगता है कोई प्यारा सा आदमी नहीं है। उसने सबको धोखा दिया है। सच कहूं तो इतनी कम उम्र में इतना कौशल, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। भविष्य में ये बड़ी मुसीबत बनेगा। काम शुरू करो। 4 महान योद्धा, बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। यहां तक कि अगर ये फान भी लड़ने में माहिर है, तो भी ये चारों को नहीं हरा सकता। रुको, अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन अपनी बहन को फोन नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, मेरे पास तेरी बहन का नंबर है। जब तक तू मेरे कब्जे में है, तेरी बहन मानेगी ही। उसे मार डालो। मेन गे के पास जाओ। ठीक है। ये फान मैं मानता हूं तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन मैं हार नहीं मानता। तुम समय बर्बाद करने के लिए मुझे उकसा रहे हो। अच्छा, मैं तुम्हारे बचाव दल का इंतजार करता हूं। ये फान, तुम में वाकई है अपनी उम्र से कहीं ज्यादा गंभीरता और काबिलियत है, लेकिन तुम यह मत भूलो, दुनिया में हर कोई बड़ा नहीं होता। हर पहाड़ के पीछे एक और पहाड़ होता है। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जीजाजी इतने रौबदार हो सकते हैं। इतना सुंदर ये लड़का, ये शांत और गहरी दृष्टि वाला व्यक्तित्व शायद शिया बाबू से भी कम नहीं है। मैं नहीं कह सकता, मैं बस जानना चाहता हूं, आखिर तुम ज्यादा ताकतवर हो या मेंग भाई ज्यादा ताकतवर हैं? मोंगे, ये नाम तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मोंगे, हम तुम्हारा इंतजार ही कर रहे थे। हमें एक मुश्किल दुश्मन मिल गया है। वो बहुत खतरनाक है। देखो, हमारे सभी लोग घायल हो गए हैं। क्या तुम्हारा कहना यही आदमी है? हाँ, बिल्कुल यही। मेंग भैया, जल्दी से उसकी टांग तोड़ दो, वरना हमारे दिल का ये गुस्सा कभी खत्म नहीं होगा।
मेंग भैया, मैंने कहा था उसे मारो, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? गुरुजी, आप ठीक तो है ना? क्या तुम्हें लगता है ये कचरा लोग? क्या तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? हाँ हाँ, मैंने गलत सवाल पूछा। आपकी क्षमताओं के सामने दोगुने हो जाओ तो भी बेकार है। मेंग भाई तो शाहजी के निजी अंगरक्षक हैं। पूरे जियांगझोउ में उनकी हैसियत बस एक व्यक्ति से नीचे कही जा सकती है, लाखों लोगों के ऊपर। लेकिन अब वह ये फान की ओर झुक गया। ये फान आखिर है कौन? वही सुन हाओ कियांग का सहारा होगा। वो भी मेरे जीजाजी के आगे झुक गया। मेंगे, यह क्या है? जल्दी से यहाँ आओ। गुरु ये के सामने घुटने टेको, सिर झुकाकर अपना अपराध स्वीकार करो। गुरु ये, आप इसे कैसे संभालना चाहेंगे? चूंकि यह भाई हे का आदमी है तो आप ही इसे संभालिए। धन्यवाद गुरु जी ये एहसान मैं जरूर तीसरे युवराज को दूंगा। क्या देख रहे हो? जाकर माफी मांगो। गुरु जी मेरी जान बख्श दें। गुरु जी ये आप देखिए। भैया मेंग। ठीक है, चूंकि यह भाई हे का आदमी है तो यह अपना भाई ही है। यह मामला अब खत्म हुआ। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम जिंग्याओ के साथ व्यापारिक लेन देन रखते हो? मास्टर ये मैं पल भर के लिए भ्रमित हो गया था। भाभी के साथ जबरदस्त समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहता हूं, लेकिन गुरुजी आप निश्चिंत रहें, आगे से ऐसी बात बिल्कुल दोबारा नहीं होगी। ठीक है, एक और मौका देता हूं। अच्छा काम करो। चलो। मेंगे, ये आदमी आखिर है कौन जिससे तुम भी इतना डरते हो? मैं जानता हूं तुम दिल में बेचैन हो, लेकिन अगर तुम उसकी असली पहचान जानो तो खुशी से फूले न समाओगे। क्या मतलब? जानते हो मैं क्यों? गुरु जी ये वो महान गुरु के स्तर के महारथी हैं। महारथी? एक महान गुरु से मिले। मेरा फायदा हुआ, बहुत बड़ा फायदा हुआ। बस करो, मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है। मैं गुरु जी का ड्राइवर बनकर जा रहा हूं। ये गड़बड़ तुम खुद संभालो। ठीक है। ये फान, तुम इतने शक्तिशाली कैसे बन गए? मैं कहता हूं सोकर उठा तो ऐसा ही था। क्या तुम विश्वास करोगे? नाटक करना बंद करो। बताना नहीं चाहते तो मत बताओ। क्या बहाना बना रहे हो? आजकल सच बोलो तो भी कोई विश्वास नहीं करता। तुम पहले वापस जाओ। और तुम, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। मैं अभी उसकी चिंता कर रही थी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे डर है कि वह शियालान उस नन्ही लड़की के साथ लिपटा रहा है। मुझे डर है कि वह मेरी बहन के साथ गलत करेगा। हाँ सही है, यही बात होगी। यह आदमी आखिर है कौन? इतनी बड़ी धूमधाम। पिछली बार जनरल झाओ आए थे, तब भी ऐसा ही था। मैंने जीजी शालन से सुना है, लगता है एक बहुत बड़े हकीम हैं जो दादाजी का इलाज कर सकते हैं। आजकल के जमाने में क्या कोई भी खुद को महान डॉक्टर कह सकता है? अभी तो तुम्हारी मूंछ भी नहीं आई और खुद को महान डॉक्टर बता रहा है। ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। कहीं ये कोई ढोंगी तो नहीं? पापा, क्या इस लड़के ने आपको बेवकूफ बनाया है? बेकार की बात मत करो। गुरुजी एक दिव्य पुरुष हैं, हमें उनके साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। लगता है पिताजी को बुरी तरह बेवकूफ बनाया गया है। कुछ तो सोचना होगा, उसका असली चेहरा दिखाना ही होगा। गुरुजी, आखिरकार हमने आपका इंतजार पूरा कर लिया। श्रीमान जी, आप बहुत अधिक कह रहे हैं। आज यदि आपके परिवार ने हस्तक्षेप न किया होता, मामला इतनी आसानी से हल नहीं होगा। ये तो बहुत छोटी बात है। आप बहुत अधिक कह रहे हैं। कृपया अंदर आइए। अपनी चालाकी छुपाए रखना, अपना राज मत खोलना। लान, तुमने बुजुर्ग को मनाने की कोशिश क्यों नहीं की? धोखा खा रहे हो और पता भी नहीं। बुआ, तुम उसे कम मत समझना, नहीं तो पछताओगी। वो आखिर है कौन? तुम भी इस जादू में कैसे फंस गई? उसका नाम ये फान है। वो बहुत शक्तिशाली है और एक रहस्यमय इंसान है। ये फान, कभी नहीं सुना। तुम दोनों पिता पुत्र क्या साजिश रच रहे हो? लेकिन अभी उसने मुझे जैसे देखा वह नजर बिल्कुल साफ थी, बाकी मर्दों से बिल्कुल अलग। वो आखिर है कौन? कृपया कृपया चाय पीजिए। बढ़िया चाय है। तुम्हारी क्या औकात है? मेरे पिता को तुम्हारे लिए चाय डालने की हिम्मत कैसे हुई? युन, महाराज का अपमान मत करो। तुम हमेशा से चाय बनाने में निपुण रही हो। जल्दी से महाराज के लिए चाय बनाओ। पापा, आपने मुझे उनके लिए चाय बनाने को कहा था।
क्या कोई समस्या है? श्री जिया, चाय तो कभी भी पी जा सकती है, पहले मुख्य काम निपटाना जरूरी है। मेरी चीज लाए हो? सब तैयार है, आप थोड़ी प्रतीक्षा करें। जो चीज तैयार करने को कहा था ले आओ। क्या पिताजी, आपने बहुत जल्दी तैयार करने को कहा था। जड़ी बूटियां तैयार करो। वो गुरु जी के लिए नहीं है, बल्कि इस नौसिखिए के लिए है। वो मेरे पिता के इलाज की दवा है। तुम ले जाने की सोच भी मत। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे पिता का इलाज करने आया हूँ, बस तुम। श्रीमान जिया, हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम इस नकली डॉक्टर पर इतना भरोसा क्यों करते हो, लेकिन इंसान का चेहरा देखकर उसका दिल नहीं जाना जा सकता। गोमो भले ही अयोग्य हूं, लेकिन बस तुम मेरी दवा खा लो। 3 महीने आराम करो, तुम्हारा शरीर जरूर ठीक हो जाएगा। बकवास, पुरानी चोट ने अंदरूनी अंगों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। सिर्फ 3 महीने के आराम से तुम्हारे बस की बात नहीं। वो इन बातों को जानता है। क्या वह भी अल्केमी गिल्ड का सदस्य है? छोटे भाई, लेकिन अल्केमी गिल्ड के अल्केमिस्ट हैं। अल्केमी गिल्ड? नहीं सुना। तुमने अल्केमी गिल्ड का नाम भी नहीं सुना, और यहां बड़ी बातें कर रहे हो। तू अभी बिल्कुल बच्चा है। क्या दवा संघ इतना शक्तिशाली है? तुम्हें दवा संघ के बारे में भी नहीं पता, और तुम दावा करते हो कि ठीक कर सकते हो मेरे पिता की बीमारी को? क्या तुम गुजो मास्टर को जानते हो? वो एक तीसरे दर्जे के दवा बनाने वाले हैं, चौथे दर्जे के ग्रैंड मास्टर से नीचे। उसने जो अमृत बनाया है वो मेरे पिता को ठीक नहीं कर सका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम ठीक कर दोगे? ये तो बहुत हास्यास्पद है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपना मुंह काला कर लिया? अमृत की गुणवत्ता का मानक, क्या यह आधारित है गोली पर बने स्वर्गीय निशान और गोली की प्रभावशीलता पर? तुम्हें कैसे पता? लगता है पृथ्वी की गोलियां और बैंगनी साम्राज्य की गोलियां गुणवत्ता मानक समान है। अगर ऐसा है तो सिर्फ एक तीसरे दर्जे का रसायनिक महारत ही कहलाता है। ये औषधि संघ भी कुछ खास नहीं है। अरे निकम्मे लड़के, आज अगर तुझे सबक न सिखाया तो तुझे पता ही न चलेगा कि दुनिया क्या होती है। महारथी गु, क्रोध शांत करें। मुझे श्रीमान शिया का एक मुख दे दो। गुरु गु, यह नौसिखिया लड़का पीछा नहीं छोड़ रहा। क्या यह आपके सम्मान गुरु गु की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचाएगा? श्रीमान शिया, कुमारी शिया, आज ये लड़का खुलकर मेरे अल्केमी गिल्ड का अपमान कर रहा है। अगर इस अपमान का बदला नहीं लिया तो दवा संघ का सदस्य होने का कोई मतलब नहीं। क्या दवा संघ कमजोर है और दूसरों को बोलने भी नहीं देते? अरे निकम्मे लड़के, आज गु हो तुझे खत्म नहीं करेगा तो मैं तुझे गुरु मान लूंगा। क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो? इतना बदसूरत होकर भी इतनी बड़ी इच्छा रखते हो? जो आता है उसका जवाब देना भी तो शिष्टाचार है। अब मेरी बारी है। मैंने सोचा था कि केवल एक बांह टूटेगी, लेकिन मैं एक गुरु के क्रोध को कम आंक बैठा। मेरे वर्षों के अनुभव के आधार पर उसकी सारी शारीरिक नसें टूट गई हैं, सब टूट गए हैं। अब मैं एक बेकार आदमी बन गया हूं। यह है गुरु का क्रोध। अगर पहले जैसा होता मैं इसकी जान ले लेता, लेकिन अब ये जान कुछ काम आएगी। अंदरूनी ताकत बाहर निकल गई। तुम एक परम गुरु हो। तुम्हारी अल्केमी एसोसिएशन के मानकों के अनुसार मैं सिर्फ एक परम गुरु ही नहीं हूं, बल्कि एक और पहचान भी रखता हूं, एक अल्केमी गुरु। क्या यह असंभव है? यह असंभव है। ये लड़का एक अल्केमी ग्रैंडमास्टर है। बिल्कुल असंभव है। पूरे हुआशिया देश में केवल कुछ ही अल्केमी ग्रैंडमास्टर हैं, और वे सभी लगभग 100 साल के बूढ़े राक्षस हैं। नतीजा, तुम ये फान खुद को अल्केमी गुरु बताते हो। क्या तुम्हें लगता है मैं शियायून विश्वास करूंगी? बदबूदार गुरु, ये मैं तुमसे लड़ नहीं सकती, लेकिन अल्केमी गुरु की उपाधि हर कोई सहन नहीं कर सकता। तुम्हारे यहां के मानकों के अनुसार क्या बस इतना ही जरूरी है कि बना लिया जाए चौथे दर्जे की रसायन गोली, तो वो रसायन विषाक्त कहलाएगा? बिल्कुल सही। बस तुम्हें स्वतंत्र रूप से चौथे दर्जे की रसायन गोली बनानी होगी, तभी तुम्हें रसायन विषाक्त कहा जा सकता है। जाओ और जड़ी बूटियां ले आओ। कानून, जाओ। मैं कैसे जानूं? ये दवा तुमने बनाई है। शायद तुम्हारे पास पहले से थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी जान बख्शी है। यही कारण है। मैं यही दवा बनाऊंगा। तुम अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो। यहां अमृत बना रहे हो। तुम्हारे पास तो बुनियादी अमृत भट्टी भी नहीं है, फिर भी चौथे दर्जे का दिव्य अमृत बना सकते हो। नादान बच्चे, मनगढ़ंत बातें कर रहे हो। किसने कहा कि अमृत बनाने के लिए अमृत भट्टी होनी ही चाहिए? अल्केमिकल फर्नेस का उपयोग करना हमारे यहाँ का यह प्रारंभिक तरीका है। असंभव है।
अल्कमी के लिए अल्कमिकल फर्नेस जरूरी है। ये सदियों पुरानी परंपरा है। तो तुम अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो। मेरी अल्कमी की विधि अनगिनत। बस ये तरीके उड़ान काल से ऊपर की शक्ति चाहिए। अभी मेरी शक्ति से सबसे उपयुक्त रसायन विद्या, केवल लालच आकाश शूद्र, केवल दहन आकाश शूद्र। दादा, क्या ये जादू है? ज्यादा मत पूछो, ध्यान से देखो। हाँ, ये दिव्य अग्नि है। यह अल्कमी परंपरा के संस्थापक हैं, जिन्होंने दिव्य अग्नि आमंत्रित की थी। दिव्य अग्नि को भट्टी की जरूरत नहीं। हर एक गोली एक दिव्य औषधि है। वह वास्तव में एक रसायन विद्या के महान गुरु हैं। गुरु ये, कृपया इस कनिष्ठ गुही को अपना शिष्य स्वीकार करें। गोली तैयार है। गहरी प्राचीन सुगंध। ये सुगंध हृदय और फेफड़ों तक पहुंच गई है। प्राण और मन को पोषण देता है। यिन और यांग का संतुलन करता है। ये चौथे दर्जे की दिव्य औषधि है। गलत नहीं हो सकता। देखो तो, क्या ये सच में है? 4.5 दर्जे की, नकली 5वें दर्जे की। पहले ऐसा कभी नहीं सुना। तुम्हारे हाथ में ये गोली 4 सितारा मध्यम गोली है। 5 सितारा गोली से अभी कुछ दूरी है। मैंने सीख लिया। इसे खा लो। तुमने क्या कहा? गुरुजी, ये क्या मैंने सही सुना? तुम मुझे ये दिव्य गोली खिलाना चाहते हो? अगर कह रहे हैं तो खाओ। इतनी बहस मत करो। पर ये तो दिव्य गोली है, देवताओं के खाने की औषधि है। ये फान इसे ऐसे ही दे रहा है। क्या ये चतुर्थ श्रेणी दिव्य औषधि का चमत्कार है? महाशिष्या, आप इसे खा सकते हैं। तो ये फान ने गुवू की जान बचाई, सिर्फ दवा आजमाने के लिए। कितनी सूक्ष्म योजना है। मास्टर, ये आपकी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैंने फिर से आंतरिक ऊर्जा को प्राप्त कर लिया है और अपने चरम पर पहुंच गया हूं। जरूरी नहीं। गुरुजी, आपने शिया जैन को नया जीवन दिया है। मैं जानता हूं कि इसका ऋण कैसे चुकाऊं। आपको ये प्रणाम स्वीकार करना ही होगा। जरूरत नहीं है। बाद में क्या होगा? मैंने जिया परिवार की जगह का इस्तेमाल किया है। फिर समय आने पर एहसान चुकाऊंगा। अभी देर नहीं हुई है। मास्टर, ये ने हमें इज्जत दी है। भविष्य में अगर हमारे जिया परिवार की जरूरत पड़ी, हम पूरी ताकत लगा देंगे। गुरुजी, मैंने पहले बहुत अपमान किया। मैंने आपकी महानता को नहीं पहचाना। कृपया गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। गुरुजी, मेरी एक निवेदन है। पता नहीं ये दादा गुरु क्या इस दिव्य गोली का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने पर विचार करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 6 महीने के भीतर ये दादा गुरु को करोड़पति बना सकता हूं, अरबपति बना सकता हूं। आज बहुत देर हो गई है। किसी और समय बात करते हैं। गुरुजी, आप सबसे श्रेष्ठ हैं। कृपया मुझे 3 प्रणाम करने दीजिए। भविष्य में दवा बनाने और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में दवा संघ से निपटना तो पड़ेगा ही। अगर कोई व्यक्ति बीच में मदद करे तो बहुत सी परेशानियां भी कम हो सकती हैं। आपके 3 प्रणाम पूरे हो गए हैं। अब हमारे बीच गुरु और शिष्य का संबंध होना चाहिए। लेकिन तुम्हारी प्रतिभा सामान्य है। पता नहीं, इसलिए मेरा नामांकित शिष्य बिल्कुल तैयार हूं। कृपया गुरुदेव इस शिष्य को 3 प्रणाम करने का अवसर दें। अगर पहले से पता होता, तब झील के किनारे मुझे लानलान को मास्टर ये का शिष्य बनाना चाहिए था। गंगक को मास्टर ये का शिष्य बनाना ही चाहिए। लैनलैन को मास्टर ये का शिष्य बनाना ही चाहिए। मैंने अपने पूरे जीवन में बुद्धिमानी से काम लिया, लेकिन इस बार सच में एक भूल हो गई। लैनलैन, लैनलैन, दादाजी, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा, आगे से तुम ये गुरुजी के साथ ज्यादा मेलजोल बढ़ाना। क्या दादाजी मुझे उन्हें पटाने भेज रहे हैं? ऐसा कहा जाए तो क्या ये
हुक्म से हंसमुख लड़कों को लुभाना। यूनेर, दिव्य गोलियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के बारे में तुम्हें और ध्यान देना चाहिए। क्या हमारा शिया परिवार एक नए स्तर पर पहुंच सकता है? यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है पिताजी, शू कॉर्पोरेशन की तरफ से। शू तियानसी, तुमने मेरे शिया परिवार के विकास में हर तरह से रोड़े अटकाए, लेकिन तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस बूढ़े में अभी भी पुरानी शक्ति वापस आ सकती है। यूनेर, तुम बेझिझक आगे बढ़ो। मैं देखता हूं कि अब कौन रोकने की हिम्मत करता है। और एक बात, शिव तियानसी का बेटा शिव जुनेई, क्या उसने फिर तंग किया है? नहीं। कहा जाता है हाल ही में वो परिवार की बड़ी बेटी पर वो मर मिटा है। वो परिवार की बड़ी बेटी? क्या हुआ लान लान अचानक से इतना डर गया? गुरु ये की पत्नी वो परिवार की बड़ी बेटी हैं। वो परिवार में दामाद बनकर आया था। जू तियानसी, अरे जू तियानसी, तुमने सचमुच एक बेटे को जन्म दिया है। गुरु ये की महिला को परेशान करने की हिम्मत कर दी। तुम्हारा जू परिवार शायद जियांगजो से मिट जाएगा। यून, तुम निडर होकर काम करो। ये मास्टर ये तुम्हारी पीठ थपथपाएगा, चाहे स्वर्ग का राजा ही क्यों ना आ जाए। हम डरेंगे नहीं। समझ गया पिताजी। वो जिंग्याओ, वो समय से पहले लौटा है। वो जिंग्याओ शायद 3 दिन जितना भी गलत हो, तुम्हें भी किसी को मारना नहीं चाहिए था। तुमने मेरा इंतजार किया बस यही कहने के लिए। इसमें कहने जैसा कुछ नहीं है। अगली बार मुझे परेशान करने की हिम्मत की तो मैं उसकी एक टांग तोड़ दूंगा। यह, क्या यह सचमुच पहले वाला येफान है? नहीं, मेरे पास अभी एक महत्वपूर्ण सवाल है। येफान, मैंने आज शिया परिवार के किसी व्यक्ति को देखा। तुम्हें वापस छोड़ने आया था। क्या तुमने शिया परिवार को नाराज कर दिया है? चिंता मत करो, शिया परिवार पर मेरा एक एहसान है। वो मुझे वापस भेजे, ये तो उनकी जिम्मेदारी थी। आगे अगर तुम्हें कारोबार में कोई दिक्कत आए तो बस मेरा नाम ले लेना। वो तुम पर कोई आरोप नहीं लगाएंगे। अब यह मत कहना कि तुम शिया परिवार के हो। यहां तक कि शिया परिवार के सहायक सन हाओ कियांग भी हमारे परिवार को बर्बाद कर सकता है। येफान, आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके आत्मविश्वासी मत बनो। अब मैं जा रहा हूं। साथ सोने के लिए नहीं रुकोगे? उबाओ, क्या मुझे येफान के लिए कुछ महसूस हो रहा है? बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक ढाल है। मैं उस पर कैसे मोहित हो सकती हूं? अगर दादाजी ना होते, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, तभी शादी तय कर दी गई और ये फान चुना गया। हमारे बीच कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इन दिनों उसके साथ आखिर हुआ क्या है? कल सुबह मैं शिवन से पूछने जाऊंगा। ये फान ने वू फैंग पर हमला किया तो दूसरे अंकल हमें जरूर परेशान करेंगे। ऐसा लगता है जल्दी से घर ढूंढकर बाहर रहने चले जाना चाहिए। अगर रहने का मौका मिल जाए पहाड़ की चोटी पर वो विला। छोड़ो भी, बेकार की बातें मत सोचो। ये तो सोचा नहीं था। ये दादा पोता जोड़ी मुझसे भी ज्यादा मेहनत कर रही है। अभी अभी जब मैंने ऊर्जा संग्रह का चक्र बनाया तभी देख लिया था। इस पहाड़ की चोटी वाला विला गुआनशान झील की पहले से ही कम प्राणवायु को पूरी तरह खींच लिया गया है। क्या ये किसी अमृतत्व चाहने वाले ने जादुई बंधन बनाया है? पहाड़ियां उठती गिरती हैं ऊंची नीची, मानो जीवित हों। केंद्र से नसें फैलती हैं। ऊर्जा केंद्र उभर आया है। ड्रैगन और बाघ की रक्षा, एक के बाद एक घेराव। बाहरी पहाड़ और पानी, परत दर परत सुरक्षा। द्वार पर जेड बेल्ट घूमती है। इसकी स्थिति सर्वोच्च है। ये है
एक उत्कृष्ट फेंगशुई स्थल। गुरुजी, आप वास्तुशास्त्र भी जानते हैं। महाराज, क्षमा करें, मैंने अभी अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। देखा आप यहाँ पहाड़ियों का निरीक्षण कर रहे थे, इसलिए विशेष रूप से यहाँ आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता था, वो विला किसका निवास स्थान है। कहते हैं कि वो एक वास्तुशास्त्र के महान ज्ञाता, लेकिन असल में कौन है यह आज तक कोई नहीं जानता। अगर मास्टर ये पसंद करें तो मैं एक सहज उपकार करने को तैयार हूँ। आपका कहा सहज उपकार? इसका क्या मतलब है? यह विला मेरे नाम पर है, लेकिन मैं अभी तक अंदर रहने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिरकार ये बहुत ज्यादा दिखावटी है, लेकिन अगर गुरुजी ये को पसंद करते हैं तो मैं यह आपको भेंट करना चाहूंगा, आपके पुनर्जन्म के एहसान का बदला चुकाने के लिए। ठीक है, फिर मैं कोई दिखावा नहीं करूंगा। यूनेर, मैं नहीं चाहता कि इसकी कीमत कितनी भी हो, अभी इसी वक्त उस पहाड़ी की चोटी वाली विला को खरीद लो। पापा, पहाड़ी चोटी वाली विला का प्रॉपर्टी पेपर किसके नाम से लिखवाना है? ये फान, ये फान कौन है? पापा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? 3 करोड़ में खरीदा यह विला, बस ऐसे ही किसी को दे दिया? जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। ये पहाड़ी विला जहां आज तक कोई रहने की हिम्मत नहीं कर पाया, अब से मास्टर ये के हैं। दीदी, तुम वापस आए और मुझे बताया तक नहीं। मैं कल देर से लौटी थी, देखा तुम सो रही थी, इसलिए जगाया नहीं। ये फान कहाँ है? तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं कुछ दिनों से घर पर नहीं हूं। क्या तुम लोगों ने ये फान को तंग किया है? दीदी, उसने फिर तुमसे शिकायत कर दी। उसने कुछ नहीं कहा, मैंने देखा कि वो इन दिनों थोड़ा अलग हो गया है। तो तुमने सच में उसके साथ कुछ किया? असल में कुछ खास नहीं, बस शाओजू है, उसने उसे पीछे से एक डंडा मारने के लिए आदमी भेजे। दीदी, इस डंडे के बाद उसने, ये फान, तू बिल्कुल बदल सी गई है। आगे ऐसा कुछ भी हो, तुझे जरूर फौरन मुझे फोन करना, समझी ना? मेरी बस तू ही एक बहन है। दीदी समझ गई। फिर कहो, क्या मैं अभी ठीक नहीं हूं? ये फान अब बहुत ताकतवर है, यहां तक कि शिया परिवार की बेटी भी उस पर मोहित है। इसका क्या मतलब है? वो कब शिया परिवार की राजकुमारी से मेरा सामना हो गया है? दीदी, तुम्हें थोड़ी चिंता करनी चाहिए। उसका और शिया लैन का रिश्ता बिल्कुल साधारण नहीं है। ये फान, क्या तुम इसलिए शिया राजकुमारी से जुड़ गए हो? यह ऊंची डाली, तभी तो आत्मविश्वास आया। अगर सच में ऐसा है तो तुम मेरे दिल में एक कौड़ी के भी लायक नहीं रहोगे। जिंग याओ दीदी, युवराज शिव आ गए हैं। युवराज शिव, क्या हवा तुम्हें यहां ले आई? जिंग याओ, क्या तुम भूल गई? आज तुम्हारा जन्मदिन है। युवा शिक्षकों को पता नहीं है, मैं कभी जन्मदिन नहीं मनाती। मुझे पता है जिंग याओ हमेशा सादगी पसंद करती हैं, इसलिए इस बार मैंने बस कुछ लोगों को बुलाया है जो वो परिवार की मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने खास तौर पर एक तोहफा तैयार किया है। आपको पहाड़ की चोटी पर आना होगा इसे व्यक्तिगत रूप से लेने के लिए। दीदी, बस चले जाओ ना, फिर क्या हर्जा है? ठीक है, तो चाचा चाची को भी बुला लेते हैं। आज तुम्हारा जन्मदिन है, सबको मिलकर अच्छा समय बिताना चाहिए। खुशी मनाओ। मेरा तो इरादा है पहाड़ी विला में वो जिंग्याओ के लिए है। शायद वो लेने से मना कर दे, लेकिन वो परिवार के लालची लोग जरूर उसे मनवा लेंगे। एक बात और, भाई ये कहाँ है? उसे दिख क्यों नहीं रहा? उसे भी बुला लो। घर के मालिक की तबीयत ठीक नहीं है, बाहर जाना उचित नहीं। दीदी, मैंने आज सुबह बहुत जल्दी जीजाजी को बाहर जाते देखा था, वो बिल्कुल स्वस्थ लग रहे थे। अपने जीजाजी को भी बुला लो। जीजाजी ने कहा कि वे गुआनशान झील पर हैं, थोड़ी देर में पहाड़ की चोटी पर हमारा इंतजार करना। आ गए तो ठीक है। आज का ये नाटक तुम बिना मौजूदगी के नहीं रह सकते। बस इतना नहीं सोचा था, तुम बच्चे की जान काफी मजबूत है। दादाली के एक चोट खाने के बाद फिर भी मारे नहीं गए। जिंग याओ, तो चलो हम भी चलते हैं। गुरु, ये मुझे ये फान कहकर बुलाओ। क्या बात है? मेरे पिता ने मुझसे कहा ये बंगले की चाबी तुम्हें सौंपता हूँ। घर में मेहमान आ गए हैं, उन्हें संभालने उसे जाना ही पड़ा, नहीं तो वो यहाँ खुद इंतजार करते। जाकर बुजुर्ग शे को बता देना, आगे मिलने के कई मौके आएंगे। इतनी औपचारिकता जरूरी नहीं। यह मामला बेहतर है तुम खुद जाकर कहो। मेरे पिता की तुम्हारे प्रति वर्तमान भावना को देखते हुए मेरी जैसी 10 बातें भी काम ना आएंगी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा नया घर दिखाने ले चलता हूँ।
अभी ठीक पहले मैंने तुम्हारी बहन को पहाड़ी पर चलने का वादा किया था। ये कैसे हो सकता है? हम शिया यून की कार में जा सकते हैं। क्या उसके दिल में सिर्फ वो जिंग्याओ है? अगर मैं बन जाऊं जियांग जुओ की सबसे सुंदर लड़की, क्या वो मेरी तरफ देखेगा? शिया यून, हे शिया यून, अभी तो बसंत भी नहीं आया है और तुम प्यार में पड़ गए। अगर तुम थक गए हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम कैसे मदद करोगे? तुमने ये कैसे किया? करना चाहा और कर दिया, कंजूस। वे यहाँ क्या करने आए हैं? कौन? बस कुछ परेशान करने वाली मक्खियां हैं। आज कौन सा शुभ दिन है? वो भी कैसे आ गया? मैं तुम्हारे पास नहीं आया, तुम तो स्वयं ही मेरे द्वार पर आ गए। जिंग याओ, यहां देखो। पति। ये तो मेरे सामने ही अपना अधिकार जता रही है। भाई ये बहुत समय बाद मिले, सब कुशल मंगल तो है। मैं तुम्हें जानता हूं। ये फान, तुम कौन होते हो? मिस्टर शिव ने तुमसे हाथ मिलाया, वो तुम पर एहसान था। तुम इज्जत नहीं समझते। ये फान, मैं तुम्हें बता दूं, मेरे माता पिता दोनों यहाँ हैं। युवा मास्टर शू भी यहाँ हैं। तुम्हारी मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घबरा क्यों रहे हो? तुम्हारे कंधे पर धूल है, मैं बस इसे तुम्हारे लिए साफ कर रहा हूँ। भाई ये आप तो बड़े व्यस्त व्यक्ति हैं, भूलना स्वाभाविक है। अगर आप मुझे याद नहीं करते तो ये सामान्य बात है। तुम्हारा दोस्त, बेशक दोस्त हैं, और बहुत जल्द प्रेमी प्रेमिका बन जाएंगे। सिर्फ व्यापारिक संबंध है तो ऐसी बात है, सिर्फ व्यापारिक साझेदार हैं। छोटी सी असहनशीलता बड़ी योजना बिगाड़ देती है। मैंने सह लिया, जब मुझे वो परिवार का व्यवसाय मिल जाएगा उस समय तुम लोगों की खैर नहीं होगी। जिंग्याओ मजाक कर रही है। भाई ये इसे गंभीरता से मत लो, वास्तव में इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि देखकर तो अगर जिंग्याओ दयालु दिल वाली ना होती तो वो ये बात कहने से भी इनकार कर देती। तुम उसके व्यापारिक साझेदार हो। ये फान, तुम क्यों अभी से नाराज हो गए? मैंने बस सच बोला है। ये फान, तुम श्रीयू से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? तुम तो बस एक घर जमाए हो। क्या तुम खुद नहीं जानते कि तुम कौन हो? तुम्हारी औकात क्या है? क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं है? चाचा, चुप रहो। तुम किससे बात कर रहे हो? बड़ा छोटा कुछ नहीं समझते। वो फैंगो, ये तुम खुद नहीं जानते। खुद समझो किससे बात कर रहे हो। आज का ये फान, यहां तक कि हमारा शिया परिवार उसकी टक्कर नहीं ले सकता। क्या यह संभव है? शिया परिवार ये फान का समर्थन कर रहा है या फिर पूरा शिया परिवार ये फान से डर रहा है? क्या पहले मेरा यह अनुमान लगाना कि वो शिया परिवार से जुड़ गया सब उसके बारे में गलतफहमी थी? यह असंभव है। उसे शिया परिवार को डराने का क्या अधिकार है? मैंने निश्चित रूप से गलत सुना होगा। अरे तुम अपने पिताजी को थोड़ा रोक कर रखना बेहतर होगा। मैं गारंटी नहीं दे सकता। इस बार छोड़ दूंगा। पिताजी छोड़ो भी, उससे बहस मत करो। वो तो बस एक पलंग का कीड़ा है। तुम उससे क्यों डर रहे हो? मैंने उसे मौका दिया था, उसने खुद कदर नहीं की। अब मेरा कोई दोष नहीं है। ये फान, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं तुमसे कहता हूं, अब तो कानून का राज है। फैंग, तुम उससे क्यों डरते हो? कमीना कहीं का। ये फान, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे पिता को छोड़ दो। हरामी, तुम उससे क्यों विनती कर रहे हो? मुझे विश्वास नहीं होता। वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तुम्हारे पिता ने खुद मोल लिया है। मैं वास्तव में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन यह मौसम बहुत गर्म है। मैं तुम्हें नीचे छोड़ सकता हूं, ठंडी हवा खा लो। क्या? पापा, यही है गुरु का क्रोध। लगभग 200 किलो का जीवित इंसान। कहा पहाड़ से फेंक दो तो फेंक दिया। इतनी ऊंचाई से नीचे फेंक दो, भले ही आधे पहाड़ पर झील हो। यह मारा जा सकता है। जल्दी से नीचे जाकर खोजो। चिंता मत करो, वो ठीक है। उसके बाल भी नहीं बिगड़ेंगे। मैंने अभी अपनी प्राण ऊर्जा का उपयोग करके वो फेंगो को पूरी तरह से ढक लिया था। उसे कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बालों का एक भी तिनका नहीं बिगड़ा। वो इतना आत्मविश्वासी कैसे हो सकता है? लेकिन उसने यह आखिर कैसे किया? उसे अस्पताल ले जाओ और पूरी जांच कराओ। मैं ठीक हूं, मुझे बंगला देखने जाना है। उसकी मर्जी। जिंग याओ, मेरे वो बिजनेस वाले दोस्त, सभी जानते हैं तुम आज आ रही हो।
अगर तुम नहीं गई ये बहुत बेरुखी होगी। हाँ हाँ भतीजी, तुम जल्दी जाओ, उसके होते शायद सब ठीक रहेगा। ठीक है, चलो। जिंग्याओ, ये जगह अच्छी है ना? यह विला सिर्फ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जो परिचय कराना था वो सब उसने पहले ही कर दिया। देखो कैसा लगा? यह आध्यात्मिक ऊर्जा गुफा स्वर्ग जितनी तो नहीं, लेकिन गुआनशान झील से कहीं बेहतर है। बस ठीक ठाक है। भाई ये आप तो बड़े दमदार निकले। यह विला कीमत कम से कम 30 करोड़ है। आपकी नज़र में ये सिर्फ ठीक ठाक है? युवराज जी, ये तुम नहीं समझते। एक कहावत है, अंगूर नहीं मिले तो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। सही कहा। 30 करोड़ वो तो घर जमाई है। 10 जन्मों में इतना न कमा पाए। ये बंगला तुम्हारा है ही नहीं, तुम बंगले की तारीफ करने में लगे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई देहाती अनाड़ी हो। और सुनो, किसने कहा कि ये फान इसे नहीं खरीद सकता? छोड़ो भी, किसने कहा ये बंगला मेरा नहीं है? लेकिन यह सही भी है। यह विला अब जल्द ही मेरा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूं इसे जन्मदिन के तोहफे के रूप में भेंट करने के लिए जियांगझोउ की 4 सुंदरियों में प्रथम मिस वू जिंग्याओ को। क्या ये साले ये वाला फोन कर रहा है? उसे तुरंत मुझसे मिलने आने को कहो, नहीं तो खुद जिम्मेदार होगा। महोदय कृपया बेकार का हंगामा न करें। ये किसका कुत्ता है जो बंधा नहीं है? यहां आकर लोगों पर भौंक रहा है। श्रीमान ये बधाई हो, आप बन गए हैं शिखर स्वर्ग विला के मालिक। मैं हूं आपका निजी विला प्रबंधक सोंग जी हुआ। इस विला के मालिक है श्री ये। जरूर कोई गलती हुई है। यह विला 3 अरब की कीमत का है। ये फान एक दामाद है, ये कैसे खरीद सकते हैं? यह क्या मामला है? क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता? क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता? ये और जो तुम नहीं जानते। ये महोदय स्वर्ग विला, यह अब श्री ये फान के नाम है। देखिए अनुबंध पर सब कुछ साफ लिखा है। उस पर श्री ये की पहचान पत्र की प्रति भी है। यह नकली नहीं हो सकता। यह असंभव है, यह बिल्कुल असंभव है। श्रीजू यह नकली है, यह आदमी नकली है, यह अनुबंध भी नकली है। ये सब ये फान ने गढ़ा है। ये सब ये फान की आंखों में धूल झोंकने की चाल है। यह क्या हो रहा है? युवराज शिव, काम बिगड़ गया है। विला एक येफान नाम के आदमी के कब्जे में है, पहले ही खरीद लिया गया है। तुमने कहा था यह विला कभी भी खरीदा जा सकता है। कल रात जब मैंने जांच की थी यह विला अभी भी बिका नहीं था। आज यहां आकर कभी नहीं सोचा था कि इसे पहले ही कोई खरीद चुका है। योजना तुमने बनाई थी, अगर पूरा नहीं कर सके तुम खुद देख लो क्या करना है। ये शाओशू है, मैं जानता हूं क्या करना है। तुम ही ये फान हो, तुम वही भौंकने वाला कुत्ता हो। तुमने क्या कहा? कहते हैं भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं। मैं इतनी देर से यहां हूं लेकिन कोई खास हलचल नहीं दिख रही। मिस्टर ये एक सुझाव है, आप यह विला मुझे बेच दीजिए। मैं 1 करोड़ अधिक दूंगा। अगर पहले की बात होती तो मैं बेच चुका होता, लेकिन अभी तक लगातार कोई बड़ाई मार रहा था। यह विला कितना अच्छा है, कितना अच्छा। मैं इसे बेच भी कैसे सकता हूं? श्री ये बात आप नहीं जानते। अगर वे इस विला की अच्छाई की प्रशंसा न करें तो क्या यह विला बिक पाएगा? अच्छा ऐसी बात है। इतनी बुरी विला, क्या मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं? इसलिए नहीं बेचूंगा। तुम सरनेम ये वाले, तुम अच्छाई नहीं मानोगे तो बुराई सहनी पड़ेगी। तुम पूछताछ करके देखो, जियांगझोउ में ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं झोड़ डाउ नहीं कर सकता। तो तुम वो झोड़ताओ। मैं भी तुम्हें बता दूं, जियांगझोउ में ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं ये फान नहीं कर सकता। अच्छा, बहुत अच्छा। ये कहलाने वाले, तू मेरा इंतजार कर। जो आखिरी व्यक्ति मुझे इस तरह इशारा करने की हिम्मत करता था वो अभी हॉस्पिटल में पड़ा है, मुझे डरा रहा है। मैंने तुम्हें इशारा किया तो क्या हुआ? तुम बस एक छोटा सा प्यारा सा इंसान हो। मैंने इशारा कर दिया, फिर क्या? कुछ खास नहीं। बस इतना ही। ये फान, मेरे पिता तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे हाथ पैर जरूर काट दूंगा। दवा के बर्तन में तुम्हें पालूंगा, तुम्हें जीने नहीं दूंगा, मरने भी नहीं दूंगा। शोर मत करो।
दादा ली, कृपया पहाड़ पर चलें। पागल हो गया है। युवा मास्टर जू, ये फान पागल हो गया है, जल्दी पुलिस को बुलाओ। ये सब ये फान ने किया है। हमारे शू परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। युवा मास्टर शू, आपको हमारा न्याय करना होगा। वो फैंगो, ये फान आपके वो परिवार का है। यह मामला तुम लोगों को मुझे सफाई देनी होगी। गलतफहमी है, ये सब गलतफहमी है। युवराज शिव, ये फान, हम हमेशा से उसे अपना परिवार नहीं मानते। ये बात चाहो, तुम्हें सब कुछ साफ देखना चाहिए। जीजा जी, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। भले ही तुम अंदर चले जाओ, मैं रोज तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी। तुमने कुछ गलत नहीं किया। लड़ना है तो आओ, हम जियांगजो के दक्षिणी तट के शिया परिवार के हैं। क्या हम तुम उत्तरी तट वालों से डरेंगे, छोटे मोटे बदमाशों की टोली से? इतना उकसाने के बाद आखिरकार तुमने मुझे बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। बूढ़े दुष्ट, तुमने मेरे जैसे दिव्य प्रतिष्ठित को चुपके से मारने की हिम्मत की। आज मैं तुम्हें जीवित नहीं लौटने दूंगा। देखो, दादा ली आ गए हैं। अब ठीक है, दादा ली आ गए हैं। देखते हैं ये फान को कैसे सबक सिखाते हैं। यह नीच इंसान, ये तो बस अपनी मार पाट पर घमंड करता है। मैं देखना चाहता हूं दादा ली के सामने वो और कितना घमंड दिखा सकता था। धरती सिकुड़कर इंच बन गई, जिसकी उम्मीद नहीं थी। इस धरती पर भी ऐसी ही अलौकिक क्षमताएं मौजूद हैं। युवराज, इस बूढ़े को देर हो गई। दादा ली, आप आ ही गए। देखो, वह कौन है? वो कैसे जीवित हो सकता है? मेरी उस डंडे की मार सहने के बाद उसकी तो जान ही चली जानी चाहिए थी। दादा ली, यह वही है जिसने युवराज जोहू को इस हालत में पहुंचाया है। आपको युवराज जोहू का न्याय अवश्य दिलाना चाहिए। छोटे भाई, मेरे गुआंतान मकान के लोगों को मारने वाले, क्या तुम्हें अपना अपराध मालूम है? कैसे? गुआन टैंगफू बहुत शानदार है क्या? मैंने मारा तो मार दिया। मैं क्या कर सकते हो तुम? बहुत अच्छा कहा, सच में दिल को ठंडक मिली। तुम इतना बंद करो। तुम जख्म भरते ही दर्द भूल गए। एक सवाल पूछूं, सिर पर लगी चोट ठीक हो गई? बस एक छोटा सा घाव था, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लेकिन तुमने खुद ही सब कबूल कर लिया। तो क्या हुआ अगर मैंने किया? तुम्हारे ही शब्दों में कहूं तो मैंने मारा तो मारा। तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है? क्या तू मुझे वापस मार सकता है? तेरा ये सुझाव सुनने में अच्छा लगता है। बहुत घमंड है। लड़के, हाथ उठाने से पहले तू अपने गुरु का नाम बता। शायद तुम्हारे गुरु के सम्मान के कारण मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। सिर्फ तुम मेरे गुरु का नाम पूछने लायक भी हो? दादा ली को नाराज करने की हिम्मत। इस बार तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। ये तुम नहीं समझोगे। क्या तुमने नहीं देखा उसके आसपास खड़ी हैं 3 अद्वितीय सुंदरियां? ऐसी सुंदरियों के साथ ये स्पष्ट है वो घमंडी हो गया है। वो सुंदरियों के सामने दिखावा करना चाहता है। दिखावा? असली ताकत हो तभी दिखावा कहलाता है, बिना ताकत के तो बेवकूफी है। इस नौजवान में तो एक अजीब सा रहस्यमय आत्मविश्वास है, और इसके अलावा कोई मार्शल आर्ट वाली बात नहीं दिखती। क्या सच में वो बस दिखावा कर रहा है जैसा सब कहते हैं? तुम चाहे जो भी हो, मेरे सामने तुम एक तुच्छ प्राणी हो। बच्चे, मैं दशकों से इस क्षेत्र में हूं। जो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत रखता है? तुम पहले व्यक्ति हो। पहले तुमने मेरे गुआंटानामो ANSION के व्यक्ति को चोट पहुंचाई, फिर मेरी प्रतिष्ठा को अपमानित किया। आज मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। तुम्हें पता ही नहीं है कि दुनिया कितनी बड़ी है। हा 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 हा। ली ताइरॉन, तुम अब भी सिर्फ जुबान चलाना जानते हो, बस जवानों को डराते हो। आओ आओ आओ, मेरे साथ 300 दौर की लड़ाई लड़ो। ये तो जियांगजो का दक्षिणी तट है। प्रथम परिवार, शिया परिवार के मुखिया शिया झेंग। बुजुर्ग शिया, आप यहां क्यों आए हैं? शिया झेंग ने मास्टर ये को प्रणाम किया। बुजुर्ग शिया, आप क्यों दे रहे हैं? ये फान, यह आदमी। प्रणाम करो। अरे बाप रे, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? बुजुर्ग शिया का यह व्यवहार देखो। ये फान का दर्जा यहां तक कि मेरे पिता के बराबर है। ये फान, ये कमीना, तुम्हें मरना ही होगा। ये फान आखिर है कौन कि इतने बड़े श्री जिया उसके सामने झुककर सलाम करते हैं और उसे महान गुरु कहकर बुलाते हैं? जिया झेंग, तुम उम्र के साथ और भी मूर्ख होते जा रहे हो कि एक साधारण ठग को भी नहीं पहचान पाए। पहले तो हट जा, मुझे देख कैसे सबक सिखाता हूं।
इस नौसिखिए लड़के को। ली ताइरॉन, मैं शेखी नहीं मार रहा। मैं तुझे एक सलाह देता हूं, अभी तुरंत मास्टर ये से माफी मांग, फिर अपने मालिक को लेकर यहां से बाहर निकल जाओ, नहीं तो खुद जिम्मेदार होगे। बुजुर्ग शिया ये फान के लिए जू परिवार के खिलाफ खड़े हो गए। शिया झिंग, मुझे लगता है तुम मेरे मार से डर गए हो। एक आम लड़के से मिलने पर भी तुम डर कर सिमट गए। मुझे लगता है तुम्हारे शिया परिवार को अब जारी रखने की जरूरत नहीं, हानुलिन परिवार में रहने की। तुम में कुछ काबिलियत है,